वॉर, युद्ध, लड़ाई, आप इन टर्म्स का मतलब जानते हैं। आपको पता है वॉर क्या होता है, युद्ध क्या होता है। अगर दो कंट्रीज के बीच युद्ध हो रहा है तो इसे हम इंटरनेशनल वॉर कहेंगे। और अगर एक कंट्री के भीतर युद्ध की स्थिति है, डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में लड़ रहे हैं, या एक कम्युनिटी का लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है, तो इसे हम सिविल वॉर कहेंगे। वॉर चाहे जैसा भी हो, इंटरनेशनल वॉर हो या सिविल वॉर हो, एक वॉर का आउटकम, एक वॉर का कंसिक्वेंस हमेशा ह्यूमन सफरिंग लाता है। एक वॉर का कंसिक्वेंस हमेशा नेगेटिव होता है। लोग या तो घायल होंगे या तो मरेंगे, और मरने वालों में, घायल होने वालों में अधिकांश जो होंगे वो सोल्जर्स होंगे। लेकिन इनमें कुछ सिविलियंस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी वॉर या फाइटिंग में इन्वॉल्व ना हो। ओके, एक युद्ध में जो लोग मर गए, चाहे वो एक सोल्जर है या एक सिविलियन है, जो लोग मर गए उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जो घायल हैं, जो वुंडेड हैं, जो बैटल फील्ड में तड़प रहे हैं, जिन्हें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है, इन लोगों के लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। ओके, हम इन घायल सोल्जर्स की मदद कर सकते हैं, हम इनकी जान बचा सकते हैं। ओके, इसी काम को करने के लिए 1864 से लेकर 1949 के बीच स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में कई इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए। इन ट्रीटीज, इन एग्रीमेंट्स का एम क्या था? इन ट्रीटीज, इन एग्रीमेंट्स का एम था कि किसी भी वॉर के दौरान घायल होने वाले सोल्जर्स और सिविलियंस को हेल्प प्रोवाइड किया जाए, इन तक हेल्प पहुंचाया जाए, मेडिकल एड पहुंचाया जाए, ताकि इनकी जान बचाई जा सके। ओके, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के सीरीज को ही हम कलेक्टिवली जेनीवा कन्वेंशन कहते हैं। 1864 से लेकर 1949 तक हुए इन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स को कलेक्टिवली हम जेनीवा कन्वेंशन कहते हैं। एट प्रेजेंट, अभी इस वक्त हमारे पास 4 जेनीवा कन्वेंशंस हैं जिन्हें 1949 में तैयार किया गया। ओके, इन 4 जेनीवा कन्वेंशंस के अलावा 3 प्रोटोकॉल्स भी हैं जिन्हें इन कन्वेंशंस के साथ जोड़ा गया। तो 4 जेनीवा कन्वेंशंस हैं और 3 प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल 1 और प्रोटोकॉल 2 को, फर्स्ट और सेकंड प्रोटोकॉल को 1977 में इन जेनीवा कन्वेंशंस में ऐड किया गया, और थर्ड प्रोटोकॉल को 2005 में ऐड किया गया। ओके, तो इन सभी प्रोटोकॉल्स को हम समझेंगे। प्रोटोकॉल 1, 2, 3 क्या है, सभी जेनीवा कन्वेंशंस को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम जेनीवा कन्वेंशन के हिस्ट्री को समझते हैं। ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आपने सुना ही होगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का डेवलपमेंट, रेड क्रॉस मूवमेंट का डेवलपमेंट, और मैं आपको बता दूं कि रेड क्रॉस को मुस्लिम कंट्रीज में रेड क्रिसेंट भी कहते हैं। दोनों सेम है, रेड क्रिसेंट, रेड क्रॉस दोनों सेम है। ओके, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का डेवलपमेंट और जेनीवा कन्वेंशन का डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। हम कह सकते हैं कि अगर रेड क्रॉस ना होता तो शायद जेनीवा कन्वेंशन भी ना होता। रेड क्रॉस की शुरुआत, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट के द्वारा की जाती है। ओके, हेनरी डुनांट जेनीवा में एक बिजनेसमैन थे। ओके, 1859 में इटली में एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सल्फरीनो। ओके, 1859 में इटली में बैटल ऑफ सल्फरीनो हुआ। इस बैटल में कई लोग मारे गए और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। हेनरी डुनांट ने इस बैटल को, बैटल ऑफ सल्फरीनो को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया। इस बैटल के कॉन्सिक्वेंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। वुंडेड सोल्जर्स, घायल सैनिकों की कंडीशन को देखकर हेनरी डुनांट के मन में बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। वो अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में, मेडिकल हेल्प के अभाव में किस तरह वुंडेड सोल्जर्स बैटल फील्ड में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ओके, वो देख सकते थे कि किस तरह हेल्प के अभाव में, मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में वुंडेड सोल्जर्स बैटल फील्ड में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। 1862 में हेनरी डुनांट ने एक आर्टिकल लिखा जहां उन्होंने बैटल ऑफ सल्फरीनो के अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया, और इस आर्टिकल को उन्होंने पूरे यूरोप में सर्कुलेट करने की कोशिश की। और इस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने डिमांड किया कि यूरोप की कंट्रीज मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाए, एक एग्रीमेंट बनाए जिसके तहत युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान घायल होने वाले सैनिकों को समय पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मेडिकल एड, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि इन वुंडेड सोल्जर्स की जान बचाई जा सके।
डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होना चाहिए। सोल्जर चाहे जिस भी कंट्री का क्यों ना हो, अगर उसे सहायता की ज़रूरत है, उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो उसे एड प्रोवाइड किया जाए। ओके 1863 में हेनरी डुनांट और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इसी मुद्दे पर एक अनऑफिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और यूरोपियन कंट्रीज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उन्होंने इनवाइट किया। ये अनऑफिशियल कॉन्फ्रेंस हेनरी डुनांट और उनके सहयोगियों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जेनीवा में ही 1863 में। ओके हेनरी डुनांट के आर्ग्यूमेंट से प्रभावित होकर और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को सीरियसली लेते हुए स्विट्जरलैंड की सरकार ने 1864 में एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जेनीवा में इसी मुद्दे पर। वुंडेड सोल्जर्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, वॉर के दौरान जो सोल्जर्स घायल हो जा रहे हैं उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, इसी मुद्दे को लेकर स्विट्जरलैंड में 1864 में एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में 12 यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और यही 12 यूरोपियन कंट्रीज मिलकर फाइनली 1864 में फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन को तैयार करते हैं। ओके फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन को तैयार किया गया 1864 में। ओके द कन्वेंशन फॉर एमेलियोरेशन ऑफ द वुंडेड इन आर्मीज इन द फील्ड। जेनीवा कन्वेंशन को फॉर्मली रेड क्रॉस कन्वेंशन भी कहा जाता है। ओके तो जेनीवा कन्वेंशन को हम रेड क्रॉस कन्वेंशन भी कह सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 1864 के जेनीवा कन्वेंशन को बाद में 1906 में 1864 के जेनीवा कन्वेंशन को बाद में अमेंड किया गया, इसमें थोड़ा रिफॉर्म लाया गया और 1906 में एक नया जेनीवा कन्वेंशन सेकंड जेनीवा कन्वेंशन तैयार किया गया। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये सेकंड जेनीवा कन्वेंशन फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन का ही रिफॉर्म्ड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। अभी हमारे पास दो जेनीवा कन्वेंशन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नहीं। फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन को सुपरसीड करता है सेकंड जेनीवा कन्वेंशन। ओके फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन को ही एडिट करके उसे रिफॉर्म करके उसे मॉडिफाई करके सेकंड जेनीवा कन्वेंशन को लाया जाता है। ओके सेकंड जेनीवा कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर एमेलियोरेशन ऑफ वुंडेड एंड सिक इन आर्मीज इन द फील्ड। यहाँ आप ध्यान दें कि इस कन्वेंशन में वुंडेड सोल्जर्स के साथ साथ, घायल सोल्जर्स के साथ साथ सिक सोल्जर्स के भी, दैट मीन्स बीमार सोल्जर्स की प्रोटेक्शन के भी का भी प्रोविजन किया गया। ओके दैट मीन्स वो सोल्जर्स जो घायल हैं उन्हें भी मेडिकल एड मिले और वो सोल्जर्स जो बीमार हैं उन्हें भी मेडिकल एड मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ओके आपके मन में अभी एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन वुंडेड सोल्जर्स, इन बीमार सैनिकों को मेडिकल एड प्रोवाइड कौन करेगा? कौन बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि के बीच में जाकर अपने जान को जोखिम में डालकर इन सैनिकों की मदद करने की कोशिश करेगा? कौन? देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे कई इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इस काम को करती हैं और जेनीवा कन्वेंशन को इसलिए ही बनाया गया था ताकि ये इंटरनेशनल एजेंसीज बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी डर के वॉर जोन में जा सके, युद्ध भूमि में जा सके और इन लोगों की मदद कर सके। ओके तो अगर दो कंट्रीज लड़ रही हैं आपस में और लड़ रही हैं आपस में, लेकिन इस फील्ड में रेड क्रॉस सोसाइटी के भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं, तो दोनों कंट्रीज को पता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स को कुछ नहीं करना है, इन्हें किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये अपना काम करें, बिल्कुल करें बिना किसी डर के। ओके तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए जेनीवा कन्वेंशन को लाया गया। तो सेकंड जेनीवा कन्वेंशन में प्रोटेक्शन जो है वो वुंडेड सोल्जर्स के साथ साथ सिक सोल्जर्स को भी एक्सटेंड किया गया। लेकिन अभी तक जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल जमीन पर, दैट मीन्स फील्ड पर होने वाले वॉर्स तक ही एप्लीकेबल थे। जो वॉर फील्ड में हो रहे हैं, बैटल फील्ड में हो रहे हैं, जमीन में हो रहे हैं, उन्हीं वॉर तक जेनेवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल एप्लीकेबल थे। मतलब अगर वॉर समुद्र में लड़ा जा रहा है, मैरीटाइम वॉरफेयर हो रहा है, तो वहां पर मौजूद सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं थे। तो सेकेंड जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल को मैरीटाइम वॉरफेयर में अप्लाई करने के लिए 1907 में एक कन्वेंशन होता है, लेकिन ये कन्वेंशन हेग में होता है, इसे हेग कन्वेंशन कहेंगे। और इस कन्वेंशन को इसलिए किया गया ताकि सेकंड जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल को मैरीटाइम वॉरफेयर में अप्लाई किया जाए, समुद्र में होने वाले लड़ाई युद्ध के लिए अप्लाई किया जाए। इसलिए हेग कन्वेंशन 1907 का टाइटल था द अडेप्टेशन
to maritime warfare of principle of 1906 Geneva Convention. ओके, फिर 1929 में थर्ड जेनीवा कन्वेंशन को लाया गया। ध्यान दें कि ये थर्ड जेनीवा कन्वेंशन, तीसरा जेनीवा कन्वेंशन, ये फर्स्ट और सेकंड के साथ नहीं था, बल्कि ये सेकंड जेनीवा कन्वेंशन को ही सुपरसीड करता है थर्ड जेनीवा कन्वेंशन। अभी तक हमारे पास एक ही जेनीवा कन्वेंशन है, फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन को सुपरसीड किया सेकंड, सेकंड को सुपरसीड करता है थर्ड जेनीवा कन्वेंशन। दैट मीन्स सेकंड को ही मॉडिफाई करके थर्ड जेनीवा कन्वेंशन को लाया गया। ये थर्ड जेनीवा कन्वेंशन सेकंड जेनीवा कन्वेंशन का ही मॉडिफिकेशन था, उसी का एक रिफॉर्म्ड वर्जन था। बाकी सभी चीज़ें तो सेम थी यहाँ पर, लेकिन इस जेनीवा कन्वेंशन में एक नया एलिमेंट मौजूद था। इस कन्वेंशन में प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड एक कन्वेंशन को इंक्लूड किया गया, एक एग्रीमेंट को इंक्लूड किया गया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन्हें कहते हैं, ये भी आप समझ लें। प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन सोल्जर्स को कहते हैं जिन्हें एनिमी कंट्री ने कैप्चर कर लिया हो। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है, इंडिया के कुछ सोल्जर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं, पाकिस्तान के टेरिटरी में चले जाते हैं और इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये जो सोल्जर्स पाकिस्तान में कैप्चर्ड हो गए हैं, इन्हें ही हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहेंगे। तो एक एनिमी कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसे ट्रीट करे, ये इस कन्वेंशन में स्पेसिफाई किया गया फर्स्ट टाइम, थर्ड जेनीवा कन्वेंशन में, कि एक प्रिजनर, एक एनिमी कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसे ट्रीट करे, इसे थर्ड जेनीवा कन्वेंशन में स्पेसिफाई किया गया। ये कहा गया कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ ह्यूमनली ट्रीट किया जाना चाहिए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए और जितनी भी एक इनकी ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थर्ड जेनीवा कन्वेंशन फोर्स में था, दैट मीन्स एप्लीकेबल था, रन कर रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही कई कंट्रीज ने जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को ओपनली वायोलेट किया, इन प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम किया। भले ही थर्ड जेनीवा कन्वेंशन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फोर्स में था, कई कंट्रीज ने जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल को ओपनली वायोलेट किया। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 1948 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन होता है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्टॉकहोम में 1948 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि जेनीवा कन्वेंशन के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को, दैट मीन्स थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के जितने भी प्रोविजंस हैं, उन्हें प्रॉपरली कोडिफाई किया जाए। ठीक है, उन्हें प्रॉपरली कोडिफाई करने का डिसीजन लिया जाता है। 1948 से पहले जितने भी जेनीवा कन्वेंशंस के प्रिंसिपल थे, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए, 1949 में ही 4 जेनीवा कन्वेंशन एट अ टाइम 4 जेनीवा कन्वेंशन को बनाया जाता है। अभी तक सिर्फ एक जेनीवा कन्वेंशन था, लेकिन 1948 के इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि अब 4 जेनीवा कन्वेंशंस होंगे। ओके, इन 4 जेनीवा कन्वेंशंस को फाइनली अगस्त 12, 1949 में अप्रूव किया जाता है। तो 1949 के बाद से हमारे पास 4 जेनीवा कन्वेंशंस हैं। आइए एक एक करके इन चारों जेनीवा कन्वेंशंस को ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं। जेनीवा कन्वेंशन 1। जेनीवा कन्वेंशन 1 1929 के थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के जैसा ही था और सारे प्रोविजंस उसी के जैसे थे। इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया किन्हें, उन लोगों को जो वॉर जोन में जाते हों सोल्जर्स, और मेडिकल सोल्जर्स को मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए। ओके, वॉर जोन में मौजूद सिविलियंस। ओके, तो ये 1929 के थर्ड जेनीवा कन्वेंशन के जैसा ही था, इसमें कुछ नया नहीं था, रेपिटेशन थी यहाँ पे। जेनीवा कन्वेंशन 2। जेनीवा कन्वेंशन 2 स्पेशली मैरीटाइम वॉरफेयर में एप्लीकेबल था। जैसे हमने देखा था कि 1906 के जेनीवा कन्वेंशन को 1907 के हेग कन्वेंशन में मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए अप्लाई किया गया, उसी तरह जेनीवा कन्वेंशन 2 को स्पेशली मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए बनाया गया। दैट मीन्स वे युद्ध जो कि समुद्र में लड़ी जाती हों। तो अगर समुद्र में वॉर हो रहा है, वहाँ पे वुंडेड और सिक सोल्जर्स हैं, तो उनके मदद के लिए जो भी मेडिकल पर्सनल, मेडिकल वेसल या हॉस्पिटल शिप्स समुद्र में जाएंगी, इन मेडिकल वेसल, हॉस्पिटल शिप, मेडिकल पर्सनल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है जेनीवा कन्वेंशन का सेकंड कन्वेंशन। ओके, जेनीवा कन्वेंशन 2।
जेनीवा कन्वेंशन 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। जेनीवा कन्वेंशन 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड है, स्पेशली ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन से कंसर्न है। 1929 का जो जेनीवा कन्वेंशन था वहाँ पे हमने देखा था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड जो प्रोविजंस किए गए थे उन्हीं प्रोविजंस को जेनीवा कन्वेंशन 3 में रिपीट किया गया, फिर से लिखा गया, थोड़ी क्लैरिफिकेशन और एक्सपेंशन के साथ। ओके, जेनीवा कन्वेंशन 4 ये नया था। जेनीवा कन्वेंशन 4 में जो कुछ भी था, जो भी बातें इंक्लूड की गई थी वे नई थी। यहाँ पर वॉर जोन में मौजूद सिविलियंस की प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली सिविलियंस को इंक्लूड किया गया। दैट मीन्स वॉर जोन में मौजूद सिविलियंस से रिलेटेड प्रोटेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। देखिए, जहाँ पर युद्ध हो रहा है जरूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ सोल्जर्स ही होंगे, वहाँ पर कोई गांव भी हो सकता है, कोई कस्बा भी हो सकता है, और उस गांव के रहने वाले लोग ऑब्वियसली वॉर में डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें ही हम सिविलियंस कहते हैं। लेकिन वॉर का इफेक्ट इन सिविलियंस को भी फेस करना पड़ता है। तो किस तरह वॉर के दौरान इन सिविलियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इन सिविलियंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, इस बात को जेनीवा कन्वेंशन 4 में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो ये 4 जेनीवा कन्वेंशंस हैं जो हमारे पास अभी है, एग्जिस्टिंग जेनीवा कन्वेंशंस है 1, 2, 3 एंड 4। जेनीवा कन्वेंशन 1, 2, 3 एंड 4। 1977 में इन 4 कन्वेंशंस के साथ 2 प्रोटोकॉल्स को भी जोड़ा जाता है। प्रोटोकॉल 1 एंड 2 को 1977 में जोड़ा जाता है। ओके, और 2005 में तीसरे प्रोटोकॉल को जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं इन 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है। प्रोटोकॉल 1 में क्या नया था? देखिए, 4 जेनीवा कन्वेंशन जो हमने अभी देखा ये इंटरनेशनल वॉर में अप्लाई होते हैं। दैट मीन्स इन 4 जेनीवा कन्वेंशंस के प्रिंसिपल्स को हम वहीं अप्लाई करेंगे जहां पर 2 या 2 से अधिक कंट्रीज आपस में लड़ रही होंगी। ओके, मतलब वहां जहां 2 या 2 से अधिक कंट्रीज आपस में लड़ रही होंगी। लेकिन मान लीजिए कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपना कॉलोनी बना लेता है, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। मान लीजिए कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपना कॉलोनी बना लेता है, और कॉलोनी के भीतर जो नेटिव लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल है, वो फॉरेन अथॉरिटी मतलब कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। ओके, तो ब्रिटेन ने मान लीजिए एक कंट्री को अपना कॉलोनी बना लिया, और उस कॉलोनी में मौजूद जो नेटिव लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल है, वो ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ऐसे सिचुएशन में जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे? क्या इसे हम इंटरनेशनल वॉर कहेंगे? क्या ये वॉर इंटरनेशनल वॉर कहा जाएगा? क्या यहाँ जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे? प्रोटोकॉल 1 को इसी बात को स्पेसिफाई करने के लिए बनाया गया था। प्रोटोकॉल 1 कहता है कि हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वॉर होता है, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट अगर वॉर हो रहा है एक कंट्री के भीतर, तो वहां पे भी हम जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। इसी बात को क्लियर करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए फर्स्ट प्रोटोकॉल को लाया गया। प्रोटोकॉल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटोकॉल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटोकॉल 2 के आने से पहले तक जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल सिर्फ इंटरनेशनल वॉर में ही अप्लाई किए जाते थे। ओके, मतलब वैसे वॉर जहां 2 या 2 से अधिक कंट्रीज इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर वॉर कंट्री के भीतर चल रहा हो, मतलब कंट्रीज के बीच नहीं, लेकिन कंट्री के भीतर, एक कंट्री के भीतर ही वॉर हो रहा हो, और ये वॉर कम्युनिटीज के बीच हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटीज एक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच हो सकती है, या तो फिर ये वॉर एक कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच हो सकती है। ओके, तो जब वॉर कंट्री के भीतर होता है तो इसे हम सिविल वॉर कहते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, सिविल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स सिविल वॉर के दौरान भी अप्लाई किए जा सकते हैं? क्या सिविल वॉर के दौरान जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं? प्रोटोकॉल 2 को इसी बात को स्पेसिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए बनाया गया था। तो प्रोटोकॉल 2 के अकॉर्डिंग हाँ, सिविल वॉर के दौरान भी हम जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये नया था, इससे पहले सिविल वॉर को इंक्लूड नहीं किया जाता था जेनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत। प्रोटोकॉल 2 जेनीवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को सिविल कॉन्फ्लिक्ट में, सिविल वॉर के सिचुएशन में अप्लाई करता है। ओके, तो ये 2
प्रोटोकॉल थे जिन्हें 1977 में लाया गया, स्पेसिफाई करने के लिए कि जेनेवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल कहाँ कहाँ अप्लाई किए जा सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। प्रोटोकॉल 3 थोड़ा अलग है। प्रोटोकॉल 3 को 2005 में ऐड किया गया और इस प्रोटोकॉल को ऐड करने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, एक कारण था। देखिए, जब जेनेवा कन्वेंशन बना तब रेड क्रॉस के सिंबल को अपनाया गया था। जेनेवा कन्वेंशन बना तब रेड क्रॉस के सिंबल को अपनाया गया। दैट मीन्स अगर कोई बैटल फील्ड में जाकर वुंडेड सोल्जर्स को हेल्प करना चाहता है, उन्हें मदद करना चाहता है, तो एटलीस्ट उनके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हाँ, वो एक न्यूट्रल एजेंसी से है, वो कोई दूसरे कंट्री का एनिमी या सोल्जर नहीं है। उनके पास कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए जो स्पेसिफाई करे कि वो सोल्जर्स की मदद करने जा रहा है। तो इसी आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए एक एम्बलम, ओके, एक सिंबल यूज़ किया गया, रेड क्रॉस के सिंबल को अपनाया गया। ओके, तो जो भी वॉलंटियर्स रेड क्रॉस के सिंबल को लगाकर बैटल फील्ड में जाते लोगों की मदद करने के लिए, सोल्जर्स की मदद करने के लिए, तो उन लोगों के पास एक इम्यूनिटी होता, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, रेड क्रॉस के सिंबल को अपनाया गया जेनेवा कन्वेंशन में, लेकिन रेड क्रॉस क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, क्रिश्चियन रिलीजन को ये सिंबलाइज करता है, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज में वॉलंटियर्स ने मुस्लिम कंट्रीज के वॉलंटियर्स के लिए अलग सिंबल को इंक्लूड किया गया, रेड क्रिसेंट। तो जेनेवा कन्वेंशन के दौरान 2 सिंबल्स को मान्यता प्रोवाइड की गई, रेड क्रॉस यूरोपियन कंट्रीज के लिए, क्रिश्चियन कंट्रीज के लिए, और रेड क्रिसेंट मुस्लिम कंट्रीज के लिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों सिंबल्स का रिलेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन से है। रेड क्रॉस का रिलेशन आप क्रिश्चियन रिलीजन से कर सकते हैं, उसी तरह रेड क्रिसेंट का रिलेशन आप इस्लाम के साथ कर सकते हैं, मुस्लिम रिलीजन के साथ कर सकते हैं। 2005 तक ये ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा सिंबल इंक्लूड किया जाना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिनोट नहीं करता हो। तो प्रोटोकॉल 3 के माध्यम से एक ऐसे ही सिंबल को इंक्लूड किया गया, रेड क्रिस्टल। तो 3 सिंबल को मान्यता प्रोवाइड की गई है आज के समय में जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत। रेड क्रॉस को भी मान्यता है, रेड क्रिसेंट को भी मान्यता दी गई है, लेकिन एक और न्यूट्रल सिंबल को इंक्लूड किया गया है, रेड क्रिस्टल, ओके, जिसे प्रोटोकॉल 3 के माध्यम से 2005 में ऐड किया जाता है। तो आज के समय में 3 सिंबल, 3 एम्बलम है जेनेवा कन्वेंशन के, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल। ओके, तो ये पूरा एक ओवरव्यू था जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर। जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट ट्रीटीज, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हमने समझा, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को हमने समझा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।